आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। पांच राज्यों में चुनावी चहल पहल के बीच बड़ी चर्चा है ईवीएम को लेकर। ईवीएम यानी वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसमें वोटर्स अपने वोट दर्ज कराते हैं। चुनावी उम्मीदवारों की सियासी किस्मत इसमें बंद होती है और जब ये खुलती है तो देश या राज्य की सत्ता की सूरत तय होती है। वैसे तो ये मशीन 1990 के दशक में इंट्रोड्यूस की गई थी, चुनावों में तमाम झमेले खत्म करने के लिए, वोटिंग को लूट प्रूफ बनाने के लिए। लेकिन पिछले कई चुनावों से ये खुद ही छेड़छाड़ या हैकिंग के आरोपों से घिरने लगी है। अभी कुछ दिनों पहले ही असम और बंगाल के 2 उम्मीदवारों के यहाँ ईवीएम मिलने के बाद जबरदस्त बवाल मचा। ये सवाल भी उठा कि अगर ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता तो फिर नेताओं पार्टियों को इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है। एक सवाल आपके जहन में भी होगा कि आखिर ये ईवीएम है क्या, कैसे काम करती है, चुनाव के दिन और चुनाव खत्म होने के बाद इसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाती है। आज के ज्ञान ध्यान में चलिए इसी ईवीएम की कुंडली खंगालते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू ज्ञान ध्यान के इस नए अंक के साथ। सबसे पहले चलिए ईवीएम क्या होता है ये समझते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो वोट डालने की मशीन। ईवीएम के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है बैलेट यूनिट जो कि मतदाताओं के लिए होता है। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट जो कि पोलिंग अफसरों के लिए होता है। ईवीएम के दोनों हिस्से एक 5 मीटर लंबी तार से जुड़े रहते हैं। बैलेट यूनिट के नाम से ही जाहिर होता है कि इसी यूनिट के जरिए वोट डाला जाता है। ईवीएम 6 वोल्ट की एल्कलाइन बैटरी से चलती है। इस वजह से ईवीएम का इस्तेमाल ऐसे इलाके में भी किया जा सकता है जहां पर बिजली कनेक्शन नहीं है। ईवीएम इस तरह से बनाई गई है कि बिना पढ़े लिखे वोटर भी चुनाव निशान के आगे लगे बटन को दबाकर वोट डाल सके। ईवीएम में अंतिम बटन नोटा या ऊपर दिए नामों में से कोई नहीं का होता है। कंट्रोल यूनिट में वोट दर्ज होते हैं। ईवीएम का ये हिस्सा पोलिंग ऑफिसर के पास रहता है। किसी भी वोटर के वोट देने से पहले पोलिंग अफसर बैलेट बटन दबाकर मशीन को वोट दर्ज करने के लिए तैयार करता है। हर बैलेट बटन के पास एक स्पीकर भी होता है जो हर वोट के सही ढंग से दर्ज होने के बाद तेज आवाज करता है। अब समय के साथ साथ बदलाव तो होता ही है, तो ऐसा ईवीएम के साथ भी हुआ है। आपने वीवीपीटी का नाम सुना होगा। अब ये क्या है? वीवीपीटी यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स एक तरह की मशीन ही होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ जोड़ा जाता है। जैसे ही आप ईवीएम पर वोट डालने के लिए बटन दबाते हैं, वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकल कर आ जाती है। इसमें ये दर्ज रहता है कि वोटर ने किस उम्मीदवार और किस चुनाव निशान को वोट दिया है। ये इंतजाम इसलिए किया गया है ताकि ये पता चल सके कि वोट देने वालों को पता रहे कि उसका वोट सही जगह पड़ा है या नहीं। इसे भेल ने साल 2013 में तैयार किया था। इसका पहली बार इस्तेमाल 2013 में नागालैंड के विधानसभा चुनाव में किया गया था। अब बात थोड़ी इतिहास की भी हो जाए। ईवीएम की शुरुआत कैसे हुई, हमारे सहयोगी जमशेद सिद्दीकी बताते हैं। आज़ादी के बाद 1952 में देश में सबसे पहले आम चुनाव हुए। तब बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए गए थे, लेकिन इसमें बड़ी खामी ये थी कि जाली मतदान और बूथ कब्जा करने की घटनाओं की काफ़ी हद तक संभावना रहती थी। इसी खामी से बचने के लिए चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आई। एक टेस्टिंग के तहत साल 1982 में केरल के 50 मतदान केंद्रों पर ईवीएम से चुनाव कराए गए और चुनाव सफल भी रहे। हमारे देश के कानून में वोटिंग मशीन से चुनाव कराने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए चुनाव आयोग देश भर में नियमित रूप से ईवीएम के जरिए आगे चुनाव नहीं करा सका। 1988 में संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में नई धारा 61A जोड़ी। ये धारा चुनाव आयोग को वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल का अधिकार देती है। कानूनी रूप से साल 1998 में पहली बार आम चुनाव और उपचुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद 2004 के आम चुनाव में देश के सभी मतदान केंद्रों पर इस्तेमाल किया गया।
ये तो हुई ईवीएम की शुरुआत कैसे हुई आपने सुना, लेकिन जो इसे लेकर गाहे बगाहे सवाल उठते रहे हैं उसकी शुरुआत कब से हुई। बात है साल 2009 की, जब आम चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पार्टी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे। पार्टी ने दावा किया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है, ईवीएम को हैक करके वोट बदले जा रहे हैं। इसके बाद साल 2014 से बाकी राजनीतिक पार्टियां भी ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाने लगी। ये सब हुई ईवीएम से जुड़े कुछ जानकारियां जो आपको एज अ वोटर पता होना चाहिए। लेकिन ठहरिए, अभी और ज्ञान देना बचा है। वोट कैसे डलता है, इतिहास कैसा रहा है ईवीएम का, ये सब तो जान लिया, लेकिन आपके मन में ये ज़रूर आता होगा कि ये ईवीएम तो हम आम जनता चुनाव के दिन ही देख पाते हैं, लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव के बाद ये ईवीएम कहाँ रखा जाता है, कैसे इसे मेंटेन किया जाता है ताकि ये लंबे समय तक चल सके। सुनिए हमारे एक्सपर्ट राहुल कुमार को, जो पूर्णिया में डीएम है। देखिए, ईवीएम पहले तो वेयर हाउस में रखा जाता है। जो वेयर हाउस होता है वो डेजिग्नेटेड एक जगह होती है, नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। उसके बाद वहां से हम लोग उसको जो स्ट्रांग रूम होता है डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे मूव कराते हैं। वहां उसकी एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल की उसकी चेकिंग होती है, जिसमें इंजीनियर्स, अगर ईसीआईएल या बेल जिस भी कंपनी के वो ईवीएम है, वहाँ के इंजीनियर्स आते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी टीम होती है। उसकी एफएलसी होती है, उसमें सिंबल अपलोड किया जाता है, उसमें सभी तरह की तैयारी के बाद उसको सुरक्षित रखा जाता है। और जब उसको पोलिंग के एक दिन पहले जब डिस्पैच किया जाता है, तो बिहार में जो प्रैक्टिस है, यहाँ पे पीसीसीपी है, जो पेट्रोलिंग कम कलेक्शन पार्टी होती है, जो अमूमन 4 मतदान केंद्रों पे एक पीसीसीपी टीम का गठन किया जाता है। तो वो मजिस्ट्रेट और जो पुलिस बल है, सशस्त्र पुलिस बल है, उसके साथ ईवीएम को रवाना किया जाता है, संबंधित जितने भी बूथ हैं उस पीसीसीपी पार्टी के साथ टैग वहां के लिए। पोलिंग डे पे जब पूरी चुनावी प्रक्रिया हो जाती है, पोल का काम जब हो जाता है, तो उसके बाद शाम करने के बाद जो पोल ईवीएम है उसको सील किया जाता है। और बिहार में अलग अलग स्टेट में इसमें कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन बिहार में जो प्रैक्टिस है, पीसीसीपी की टीम, जो मजिस्ट्रेट सशस्त्र बल, ईवीएम को कलेक्ट करती है और संबंधित पोलिंग सेंटर के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको भी साथ में गाड़ी में बैठाया जाता है। और वो जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो स्ट्रांग रूम है, वहां पे वापस ये टीम आती है शाम को, पोल डे पे इवनिंग को। और वहां पे लेट इवनिंग तक, लेट नाइट तक ये ईवीएम उसको जमा कराने का काम किया जाता है। आपको ये भी बता दूं कि ईवीएम में 64 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। एक वोटिंग मशीन में 16 नाम होते हैं, और अगर किसी इलाके में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है तो वहां ईवीएम की संख्या बढ़ा दी जाती है। अगर किसी इलाके में उम्मीदवारों की संख्या 64 से ज़्यादा हो जाए तो वहां बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना होगा। चुनाव के बीच आपने एक नाम जरूर सुना होगा, स्ट्रांग रूम। चुनाव आयोग ने पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करना तो शुरू कर दिया, लेकिन उसकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे। उसके लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम। यहाँ ईवीएम के लिए किस तरह की सिक्योरिटी अरेंज की जाती है, बता रहे हैं बिहार के पूर्णिया जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राहुल कुमार। ये जो स्ट्रांग रूम होता है वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज होता है, और उसके लिए अलग अलग काउंटर बने होते हैं। वहां पे ईवीएम, स्टैट्यूटरी कुछ पेपर्स होते हैं, कुछ नॉन स्टैट्यूटरी पेपर्स होते हैं, सबको वहां दिया जाता है। और जो स्ट्रांग रूम है उसमें ईवीएम और कुछ पहले से जो निर्धारित स्टैट्यूटरी पेपर है वो अंदर जाता है। उसके बाद ईवीएम में जब सारे स्ट्रांग रूम में जब सारे ईवीएम जमा हो जाते हैं, तो उस स्ट्रांग रूम को सील किया जाता है, जिसमें सारे जो कैंडिडेट है वो स्वयं या उनके रिप्रेजेंटेटिव वो उपस्थित होते हैं। उनको पूर्व से सूचना दी जाती है इसके लिए। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं वो उपस्थित होते हैं। जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर, वो उपस्थित होते हैं, और वीडियोग्राफी वगैरह पूरी प्रक्रिया कराई जाती है। उसके बाद उसको सील किया जाता है। सील करने के पूर्व ये देखा जाता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, उसको पहले से हटा दिया जाता है। फायर वगैरह की भी कोई घटना ना हो सके, इसके लिए भी पूरी एहतियात उसमें बरती जाती है। और जो सीसीटीवी वगैरह है उसका भी पूरा कवरेज होता है। जब स्ट्रांग रूम सील हो जाता है तो उसके बाद वहां पे 3 लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था होती है। सबसे इनर कॉर्डन जो होता है उसमें कोई सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, अमूमन जैसे बिहार में हमारे सीआईएसएफ की यूनिट आती है,
वो होती है। सेकेंड जो कॉर्डन होता है उसमें स्टेट के आर्म्ड फोर्सेज की टीम होती है, और थर्ड कॉर्डन जो होता है, जो सबसे आउटर कॉर्डन होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम होती है। तो ये 3 कॉर्डन होता है। और पोल डे से लेके जब वो जमा हो जाता है, वहां से लेके काउंटिंग के दिन तक, उसके बीच में चाहे कितना भी अंतराल हो, 10 दिन का हो, 2 दिन का हो या 15 दिन का हो, प्रतिदिन रिटर्निंग ऑफिसर को सुबह और शाम जाकर वहां पे जो रजिस्टर है उसमें हस्ताक्षर करना होता है, सभी चीजों को देखने के बाद कि सारा जो सील है, ताला है, वो इंटैक्ट है या नहीं है, सीसीटीवी वगैरह फंक्शनल है या नहीं है, वो प्रतिदिन करना होता है। जहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अगर स्ट्रांग रूम है, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को ये काम करना होता है, प्रतिदिन 2 बार जाके विजिट करना और वहां पे हस्ताक्षर अंकित करना। जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी लाइव जो फीडिंग है वो कैंडिडेट्स को भी उपलब्ध कराई जाती है। और जो जो ये स्ट्रांग रूम है, तो स्ट्रांग रूम का जो गेट होता है, उस गेट पे नजर रखी जा सके वैसी एक जगह चिन्हित करके कैंडिडेट या उनके किसी प्रतिनिधि को 24 घंटे वहां रहने की व्यवस्था की जाती है। उसके लिए हम लोग वहां बिस्तर से लेके टॉयलेट, लाइट, ये सब की व्यवस्था करते हैं। कई लोग वहां रुकते भी हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये स्ट्रांग रूम पर कैसी सख्त निगरानी रखी जाती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप पोलिंग डे के दिन पहुंचे वोट डालने, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, बटन नहीं दब रहा, लाइट नहीं जलने लगा, बटन दबाने के बाद भी पर्ची नहीं निकले। ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स के दौरान क्या सोल्यूशन निकाला जाता है, पूरी प्रक्रिया क्या होती है, समझिए हमारे एक्सपर्ट से। देखिए, अभी तो जैसे जितने भी पोलिंग सेंटर्स होते हैं उसके अनुसार ईवीएम वहां पे रैंडमाइजेशन के थ्रू अलॉट होता है। तो इसी तरह से रिजर्व में भी ईवीएम को रखा जाता है, उसको भी रैंडमाइज करके रखा जाता है। और रिजर्व को हम लोग नॉर्मली सेक्टर मजिस्ट्रेट, हम लोग 10 से 15 बूथ के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट रखते हैं, उनको हम लोग रिजर्व ईवीएम उपलब्ध कराते हैं। उसके ऊपर जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट के ऊपर जोनल मजिस्ट्रेट होते हैं, उसके ऊपर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट होते हैं। और कई बार हम लोग ब्लॉक हेडक्वार्टर के लेवल पे भी रिजर्व ईवीएम रखते हैं। ज्योग्राफिकली हम लोग देखते हैं कि फार टू रिच एरिया कौन सा है, वहां पे ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि पोल में व्यवधान ज्यादा समय का ना हो सके। और इन सभी की मॉनिटरिंग जो है हम लोग जीपीएस के माध्यम से भी करते हैं, ये जितनी टीम है। तो हम लोग ये जानने की स्थिति में होते हैं, अगर कहीं किसी बूथ पे ईवीएम खराब हुआ तो उसके सबसे नजदीक कौन सी टीम है उनको खबर की जाती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी, कम्युनिकेशन प्लान उनको दिया जाता है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन कर सकते हैं, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को भी बता सकते हैं कि हमारे पास ईवीएम खराब है, तो वो नजदीकी टीम से कांटेक्ट करके वहां पे कोऑर्डिनेट करते हुए ईवीएम उपलब्ध कराया जाता है। अब मान लीजिए वोटिंग हो गई, उसके बाद ये ईवीएम कहाँ ले जाया जाता है? जो पोलिंग से इलेक्शन कमीशन तक का सफर होता है, उसके क्या प्रोटोकॉल्स है? इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर किन बातों का ध्यान रखा जाता है? सुनिए हमारे एक्सपर्ट राहुल कुमार से। जो जैसे मैंने बताया कि पीसीसीपी टीम लेकर आती है, जो ईवीएम के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी लेके, और सशस्त्र बल भी उसके साथ होता है। तो इसको चूंकि हर एक बूथ तक जो उसका रूट चार्ट है और मूवमेंट प्लान है वो पहले से डिसाइडेड होता है, उस पर बहुत एक्सरसाइज पहले से किया हुआ रहता है। और हर एक बूथ तक जो स्ट्रांग रूम से, जो डिस्पैच सेंटर से बूथ तक और बूथ से स्ट्रांग रूम तक आने का जो रास्ता होगा, उसको नक्शे के साथ, मैप के साथ उपलब्ध कराया जाता है पीसीसीपी टीम को। और अभी विगत कुछ चुनाव से जीपीएस का भी इस्तेमाल होता है। बिहार में इली ट्रेसेज ऐप है, वो ऐप सभी के मोबाइल में डाउनलोड करवाया जाता है। और हम लोग इलेक्शन के पोल के डे पे कंट्रोल रूम में बड़े स्क्रीन पे सभी व्हीकल्स का मूवमेंट जीपीएस के माध्यम से देखते हैं। और हम लोग ये भी देखते हैं कि कोई व्हीकल किसी खास पॉइंट पे अगर अधिक देर तक रुका हुआ है तो कंट्रोल रूम से उसको फोन जाता है कि क्या वो गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है या फिर किस कारण से वो गाड़ी वहां रुकी हुई है। इसी प्रकार बीच बीच में सभी मेन रूट्स पे या जहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं कई रूट्स, वहां पे चेक पोस्ट वगैरह भी हम लोग बनाते हैं, जहाँ पे अटेंडेंस लेने की व्यवस्था होती है शाम को जो गाड़ियां जाती हैं इलेक्शन की, जो ईवीएम वगैरह को कैरी करते हुए। तो हर एक चेक पोस्ट पे या नाके पे अटेंडेंस लिया जाता है, तो कंट्रोल रूम से वहां से भी फोन करके पता किया जाता है कि अभी तक कितनी गाड़ियां वहां से निकली है। तो ये कुल मिलाकर ईवीएम पर कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट जानकारी हमने आपके साथ साझा की।
हमें उम्मीद है ज्ञान ध्यान के आपकी इस विषय पर समझ बढ़ी होगी। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। यह हमारा ईमेल पता है। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हब हॉपर, स्टोरीटेल, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। आप जिस तरह से फ्यूनरल पे गोलियां चला रहे हो, 500 लोगों को मार दिया है, बच्चों को मारा है गोलियों से, आप यह बंद करो। आप इतने कमजोर नहीं हो उनके सामने। हम नेबर हैं, ये बहुत सारी चाबियां उनकी हमारे पास हैं, पर हकीकत यह है कि हम एक मजबूत देश हैं। हमको यह दिखाना चाहिए हम चीन नहीं है, हम भारत हैं। भारत और चीन के बीच में अभी मुझे एक डिफरेंस देखने की इच्छा थी। यस, हम लोगों के सामरिक हित जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन भाई साहब इतना ही ये नहीं किया हमने, इस बात का मुझे तो ये बहुत विचित्र है। अभी मैं भी सोच रहे थे कि ये दोनों पे, कॉटन और चीनी पे, तो बेबी पहने लागी साटन, अब काहे मंगाए काटन चना जोड़ कर। पहने लागी साटन, अब काहे मंगाए काटन चना जोड़ कर। अब कोरोना मार रहा है टक्कर, बिना स्वाद के क्यों दे शक्कर चना जोड़ कर। अरे गजब। 3 रंगों के 3 किरदार, ताऊ, बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 ताल, नया हफ्ता नया बवाल। आज तक .in/radio के साथ साथ स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।